चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड फाइनल अकाउंट। नाउ अगले टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है हमारे लिए कि जिससे कनेक्टेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एक आप पकड़ के चलिए 3 to 5 क्वेश्चंस इसके हर अटेम्प्ट में पूछे जा रहे हैं। तो हमारे लिए एक व्हाट यू कैन से 8 से 10 मार्क का चैप्टर अपन बोल सकते हैं। ये कंपल्शन नहीं है कि इतने ही मार्क का है। इट में हैपन कि एक ही एमसीक्यू है, इट में हैपन कि 5 एमसीक्यू है, इट में हैपन 10 एमसीक्यू है। बट हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो फाइनल अकाउंट और एनटीसी के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले तो समझते हैं टॉपिक के बारे में। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर ऐसे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जहां पे पैसा कमाना इज नॉट अ मोटिव। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते, वो काम करते हैं आप लोगों की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या फिर लोगों की भलाई करने के लिए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव इज नॉट टू अर्न मनी बट प्रोवाइडिंग सर्विसेज। एंड उनको एक चीज मालूम है, जब अब वो लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे ना तो उन लोगों का बराबर से इनकम होते रहे, ये इनको मालूम है। बट उनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पूरे देश भर में काम करते हैं जिनका पहला मोटिव पैसा कमाना नहीं हो। जैसे हमारे रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस कंपनी का रिलायंस फाउंडेशन जिसे नीता अंबानी जी चलाती है, अभी उनका पहला मोटिव पैसा कमाना है ही नहीं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, लोगों की भलाई करना। जैसे टाटा मेमोरियल ट्रस्ट है हमारे लिए, ठीक है, जो रतन टाटा जी थे अपने, उन्होंने ये टाटा मेमोरियल ट्रस्ट चलाया। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए काम करता है जो बहुत सारे अलग अलग फेजेस में काम करता है। कुछ हॉस्पिटैलिटी में है तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी है। हॉस्पिटैलिटी मतलब जो आपके होटल इंडस्ट्री में भी है, जैसे ताज है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जगहों पे आप लोग देखोगे कि जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है। जैसे कोई ट्रस्ट, ठीक है, जो कोई देवस्थान है, वहां पे जाने के बाद वो ट्रस्ट का, जैसे तिरुपति बालाजी का देवस्थान है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है जहां पे बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत सारा पैसा आता है। तो वो पैसा उन्हीं लोगों के लिए वो लोग यूटिलाइज करते हैं। जैसे अच्छा स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया, या अच्छा कोई हॉस्पिटल बना दिया, और इन्हीं से उन लोगों का क्या होता है, भला होता है सर। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भक्त ऐसा है जो वहां पे गया दर्शन करने के लिए, बट कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो वहीं से उसको शिफ्ट कर दिया जाता है उनके हॉस्पिटल्स में जहां पे उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। अगेन इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्टिंग और वेरी मिनिमम कॉस्टिंग, बिकॉज वो ट्रस्ट के थ्रू काम कर रहा है। तो ये व्यक्ति से पैसा कमाना उनका मोटिव है ही नहीं, कि भाई वो व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुधारना ही है उनका मोटिव है। तो दे आर इनटू द सर्विसेज, नॉट इनटू द प्रॉफिट्स। पैसा उनके पास बहुत है, बस उन लोगों को लोगों की भलाई करनी है। जैसे अपने शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे टाइप की चीजें करते हैं। जैसे अपने यहाँ पे प्लॉगर्स नाम का ग्रुप है, वो काम करता है। जैसे दूसरे कोई रॉबिन हुड आर्मी है, वो लोग काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आप लोगों को काम करने वाले देखने को मिल रहे हैं। तो मेन मोटिव क्या है सर? मेन मोटिव है टू प्रोवाइड सर्विस, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। पैसा कमाना हमारा मेन मोटिव है ही नहीं। तो जब कभी भी आप लोग देखोगे पैसा कमाना मोटिव नहीं है,
तो ऐसे टाइप में सर वी कैनॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम लोग ट्रेडिंग और पी&एल वहां पे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका मेन मोटिव ही पैसा कमाना है। तो वो ट्रेडिंग और पी&एल बना के चेक करेंगे कि यस मैंने साल भर में कितना सेल किया, कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीजें चेक करने के लिए वो लोग ये काम करें। लेकिन यहां पे अगर एक आधा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहा है तो इनका भी तो कोई अकाउंटिंग सिस्टम होगा सर कि जो ये अकाउंटिंग लोगों को बता पाए। अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटे लेवल पे है तो बात अलग है सर। छोटे लेवल पे तो क्या है भाई, इस एक आधे व्यक्ति ने वहां पे पैसे दिए, वो पैसों से छोटे छोटी चीजें वहां पे हुई, तो उनका रिकॉर्डिंग करना इज वेरी सिंपल। बाय प्रिपेयरिंग सिंपल लेवन रिकॉर्ड्स ऑल्सो आप लोग उसको मेंटेन कर सकते हो। इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, इतना पैसा बचा, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग से चीजें हो सकती हैं। बट व्हाट इफ आप लोगों ने वो ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया एंड जैसे जैसे समय बीतता गया लोग बहुत सारे जुड़ते गए उसके साथ एंड नाउ इट इज बिकम अ बहुत बड़ा पार्ट। तो वहां पे आप लोगों को फॉरेन से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं, इंडिया के लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि यार दिस इज वेरी गुड वर्क, वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग, तो हमें भी पैसा देना है। तो इतना पैसा अगर वहां पे आ रहा है लैक्स में, करोड़ में, तो ऐसे टाइप के पैसों से आप ऐसा नहीं बोल सकते इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, इतना पैसा बचा। तो आप लोगों को उसका प्रॉपर अकाउंटिंग करना पड़ेगा एंड जब प्रॉपर अकाउंटिंग करने की बात आएगी तो आप लोगों के सामने आएगा कि भाई इसके लिए हमें क्या क्या बनाना चाहिए। तो जब आप लोग छोटे लेवल पे काम कर रहे, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन लेवल इज स्मॉल, तो एक सिंपल कैश बुक से भी काम हो जाएगा सर। ठीक है, कैश बुक क्या होता है? रिसीट एंड पेमेंट। इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, इतना पैसा बचा, सिंपल। ये तो कोई भी कर सकता है ना सर। एक आधा जनरल व्यक्ति जिसको कॉमर्स का नॉलेज भी नहीं है, मेरे पास 100 रुपए आए, उसमें से 80 रुपए खर्च हो गए, 20 रुपए बचे, ये तो कोई भी कर सकता है इसमें। तो जब ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे लेवल पे काम चल रहा है, तो इससे चल जाएगा सर काम। लेकिन व्हाट इफ व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट स्मॉल नाउ, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज बिग, और ऑर्गेनाइजेशन का जो आप लोग व्हाट वी कैन से जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो देयर शुड बी अ बेसिक स्ट्रक्चर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया, वो स्ट्रक्चर बनाने के बाद वहां पे आप लोग जब काम करोगे तो वहां पे आप लोगों को सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जिसका काम है सर साल भर में कितने रिसीट्स आए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, साल भर में कितने पेमेंट्स हुए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ये बताना। ठीक है। दूसरा है सर, अभी यहां पे प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं सर। द मोटिव इज टू प्रोवाइड सर्विस, द मोटिव इज टू प्रोवाइड, लोगों की भलाई करना। तो ऐसे टाइम पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट वहां पे नहीं बना सकता। बट ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है, क्या वो सरप्लस में चल रहा है या वो ऑर्गेनाइजेशन में खर्चे ज्यादा हो गए हैं और जो आप लोगों को आने वाला फंडिंग है वो कम हो गया है, ये तो चेक करना पड़ेगा ना। तो ये चेक करने के लिए आप लोगों को बनाना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द अकाउंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि भाई कितना इनकम हुआ साल भर में। अभी देखिए भले ही आप लोगों का मोटिव पैसा कमाना नहीं, बट लोगों की अगर भलाई भी करनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग लोगों की भलाई करने के लिए ही कुछ काम करते हो जिससे इनकम होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और वही ऑर्गेनाइजेशन वही पैसा लोगों की भलाई के लिए लगाता है, तो वह इनकम कमानी भी तो पड़ेगी। तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू आप लोग बताओ। ठीक है,
और उसके बाद यहां से हमें पता चलेगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सरप्लस में चल रहा है और ऑर्गेनाइजेशन डेफिसिट में चल रहा है। यहां से हमें क्या मिलेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश। ठीक है। और उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन भी तो चेक करना पड़ेगा सर, कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग एंड उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमें ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बना। कभी कभार ये ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट बनाते समय आपके साथ पूरा डेटा नहीं होता। जैसे अगर मैं पहले साल के लिए ही ये चीज बना रहा हूं तो कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की गई है वहां ये जानना है। या मैंने 2 साल पहले शुरू किया तो पिछले साल जो एसेट्स थे वो मेरे साल में भी तो आएंगे। पिछले साल कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी तो वो मेरे साल में भी तो आएगी। तो ये सारी चीजें पिछले साल की मेरे साल में भी आएगी। तो ये इनका बोलना क्या है, इस चीज का भी एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। और उस एडजस्टमेंट के लिए जब कभी भी बैलेंस शीट बनाई जाती है तो बैलेंस शीट हमारे सामने दो प्रकार की आती है। एक लास्ट ईयर का बैलेंस शीट आता है और एक करंट ईयर का बैलेंस शीट आता है। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स का इफेक्ट आपको आपके करंट ईयर में भी होगा। जैसे लास्ट ईयर आप लोगों के पास 5 एसेट थे, वो 5 एसेट आपके साल में भी तो एज अ ओपनिंग बोल के कैरी फॉरवर्ड होंगे। हमने ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज देखे कि नहीं। तो सारे एसेट्स जब ओपन होते हैं तो ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लायबिलिटीज, तो इनका डिफरेंस होता है कैपिटल। ये तो हमारे सामने हमेशा होगा सर। तो ऐसा सिनारियो अगर क्रिएट होगा तो आप लोगों को वहां पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और वही एडजस्टमेंट्स आपको यहाँ पे देखा है। तो लास्ट ईयर में जितने भी लाइबिलिटीज थे जो आगे चल के कैरी फॉरवर्ड होंगे उन लाइबिलिटीज को कवर करना पड़ेगा। जैसे लॉन्ग टर्म कोई लाइबिलिटीज है कवर करो। सर पिछले साल के कोई एसेट्स थे जो मेरे साल में आना चाहते थे कवर करो। तो ये सारी चीजें कवर करके हमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से मिलता है हमारा लास्ट ईयर का कैपिटल फंड। और वही कैपिटल फंड जो लास्ट ईयर का था वो मेरे साल में आता है तो वो एज अ ओपनिंग कैपिटल मेरे सामने आएगा। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल आप लोग यहां करंट ईयर में लेके जाओगे, उसमें आइदर सरप्लस हुआ तो कैपिटल बढ़ेगा, डेफिसिट हुआ तो कैपिटल घटेगा। तो ये एडजस्टमेंट करके हम लोग हमारे करंट ईयर का बैलेंस शीट क्या करेंगे, टैली करेंगे। समझ रहे हो बात। When we have a receipt and payment, from receipt and payment, we can prepare income and expenditure account and balance sheet. That balance sheet is of current year also or previous year also. Why we prepare previous year's balance sheet? To calculate capital fund. Okay? तो अभी टर्म्स में अपन जब जाएंगे तो एक एक टर्म को समझते हैं कि ये टर्म क्या बात करता है। तो सर बेसिकली ये हमारा पूरा पार्ट है। अभी मुझे इसके ऊपर काम ही नहीं करना, मुझे काम करना है इन तीनों के ऊपर। और इन तीनों के ऊपर काम करते समय सबसे मेन चीज मेरे सामने आती है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन दोनों का मेरे सामने क्या आ रहा है सर, डिफरेंस। अब ये डिफरेंस क्या बताता है जरा ध्यान से समझिए। व्हाट द डिफरेंस इज, सबसे पहले तो सबसे मेन इसमें दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस है सर, रिसीट एंड पेमेंट जो है हमारा वो रिकॉर्ड करता है हमारे करंट ईयर का भी ट्रांजैक्शन, हमारे पिछले साल का भी ट्रांजैक्शन, हमारे अगले साल का भी ट्रांजैक्शन।
मतलब सर पिछले साल का कोई इनकम आना बाकी था, मेरे साल में आया, मैं रिकॉर्ड करूंगा। हाँ। अगले साल का कोई पैसा मेरे साल में आ गया, मैं रिकॉर्ड करूंगा। बिल्कुल। अपने साल का तो रिकॉर्ड करूंगा। तो वो क्या बोल रहे हैं सर, दिस अकाउंट रिकॉर्ड करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर ट्रांजैक्शंस। सर ये सारी चीजें रिकॉर्ड करती। ओके। और अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ अपने साल के लिए हो। इसीलिए यहां पे दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स करंट ईयर ट्रांजैक्शंस ओनली। सर ये सिर्फ अपने साल के बारे में बात करता है। इसीलिए अगर हम लोग देखें तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ वन टाइप ऑफ रियल अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज वन टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। आपको एमसीक्यू आएगा, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज पर्सनल रियल नॉमिनल, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है, इट इज रियल। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज पर्सनल रियल नॉमिनल, तो इट इज नॉमिनल। उसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सर जैसे ये करंट ईयर प्रीवियस ईयर आता है, रिसीट एंड पेमेंट बोलता है कोई भी प्रकार की रिसीट हो, कोई भी प्रकार की रिसीट अगर होती है तो वो आ जाती है, वेदर इट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल, वेदर इट इज इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, इट विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है सर। रियल अकाउंट है तो ऑल टाइप्स ऑफ, all types of transactions, whether capital or revenue, all types of transactions, whether capital or revenue, are being recorded. कैपिटल नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। यहां पे ओनली सर नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है तो सर वो सिर्फ प्रॉफिट लॉस के लिए या सरप्लस डेफिसिट के लिए काम करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीज रिकॉर्ड करेगी। इसीलिए यहां पे सिर्फ ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर बीइंग रिकॉर्डेड। ये इंपॉर्टेंट दो डिफरेंसेस आपके सामने आ रहे, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, और कैपिटल और रेवेन्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। उसके बाद एक सिंपल सा ऐसा भी डिफरेंस हो सकता है, रिसीट एंड पेमेंट विल गिव यू क्लोजिंग अमाउंट ऑफ कैश। क्या देगा वो आपको? क्लोजिंग कैश कैलकुलेट करके देगा। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल गिव यू सरप्लस और डेफिसिट। और एक लास्ट अगर हम लोग देखें, रिसीट एंड पेमेंट विल लीड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट एंड पेमेंट से पहले क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल लीड टू बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से बैलेंस शीट। एक बेसिक सिंपल सिंपल साधारण सा डिफरेंस यहाँ पे आपके सामने है। 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, 5 में से पहले 3 पॉइंट हमारे लिए एकदम इंपॉर्टेंट, बाकी 2 पॉइंट जो है वो आपके 12th जैसा। ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए,
दोनों का डिफरेंस हमें क्लियर हो रहा है एवरीवन? यस। तो सर नाउ ये हमें क्लियर हो गया। अभी सर हमें इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करनी है। इंपॉर्टेंट टर्म्स। अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे लिए क्या क्या बात करते हैं, एक एक समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म अगर हम लोग देखें तो वो है कैपिटल फंड। सर कैपिटल फंड इसका मतलब है हमारे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितना फंड एक्यूमुलेट हुआ, लोगों के कंट्रीब्यूशन से कितना फंड हमारे इसमें एक्यूमुलेट हुआ है। इसीलिए कैपिटल फंड का दूसरा नाम एक्यूमुलेटेड फंड भी है सर। ओके। और इसे दूसरा एक और भी नाम है जनरल फंड। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू में यह भी पूछा जाएगा, एक्यूमुलेटेड फंड इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फंड और जनरल फंड। ये आपको ऑप्शन में देख के चेक करना पड़ेगा दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल हो जाए। समझ रहे हो बात को? यस। तो बिजनेस में आप लोग जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो उसमें कितना फंड एक्यूमुलेट है ये जानना है। और ये फंड निकालने के लिए आप सिंपली क्या चीज इस्तेमाल करते हो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैं मेरे जितने भी एसेट्स है वो सारे एसेट्स लेता हूं, जितने भी लायबिलिटीज है उसमें से घटाता हूं और बैलेंसिंग फिगर कैपिटल पाता हूं। बोलो हाँ। एसेट माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मेरा काम चल रहा है। आर वी क्लियर? यस। ये मेरे लिए क्लियर हो गया सर कि कैपिटल फंड इस प्रकार है। अभी कैपिटल फंड के साथ दूसरे भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने आएगी, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज डोनेशन। अभी डोनेशन के बारे में जब आप लोग बात करोगे तो डोनेशन इज ऑफ टू टाइप। वन इज जनरल डोनेशन और दूसरा स्पेसिफिक और स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन और स्पेशल और स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन मेरे लिए क्या बोलता है सर, नाम में ही क्या है, जनरल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल तो वहां आप लोगों के सामने लोग डोनेट करेंगे सर पैसा, बट दैट अमाउंट वो कहाँ यूटिलाइज होगा ये डिसाइड वो सामने वाला ट्रस्ट या सामने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करेगा। जैसे आप लोग एवरी पीरियोडिक इधर जाते हो मंदिरों में और वहां पे जाके हम लोग एक रिसीट ये करते हैं, पावती जलावन कि 11 रुपए 21 रुपए, श्रद्धा से लोग वहां पे दान कि भाई हाँ मेरे को इतना पैसा देना है। बट इतना पैसा दे के यू कैन नॉट फोर्स टू एनीवन कि भाई इससे यही काम होना चाहिए, आप लोग ये पैसा इसी चीज के लिए यूटिलाइज करो। ये जनरल सबमिशंस है, जनरल रिसीट्स जनरल सबमिशंस, कि लोग जनरली आते हैं जैसे दान पेटी में दान डाल, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें ये जो सिक्का है ना ये मैंने दिया है और ये सिक्के से आप लोगों ने यही करना चाहिए। इट इज जनरल सबमिशन, तो आप जनरली जिस चीज के लिए यूटिलाइज करना चाहो उस चीज के लिए कर सकते, बट स्पेसिफिक डोनेशन के लिए वैसा नहीं। स्पेसिफिक डोनेशन के लिए वैसा नहीं। स्पेसिफिक डोनेशन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, कि मैं स्पेसिफिकली आ रहा हूं और मैं एक स्पेसिफिक चीज के लिए ही डोनेट कर रहा हूं, बोल के कि आई एम गिविंग 1 लाख रुपीज एंड दिस 1 लाख रुपीज शुड बी यूटिलाइज फॉर फूड, शुड बी यूटिलाइज फॉर एजुकेशन ऑफ मे बी, अगर वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है या गर्ल्स के लिए है तो इनके एजुकेशन के लिए ही काम करो, या मेडिसिन अगर दे रहे हो आप लोग मेडिसिन के लिए काम कर रहे हो तो मे बी ओल्ड एज होम है और ओल्ड एज होम के लिए आप लोग 1 लाख रुपए एज अ डोनेशन दे रहे हो,
तो आई एम गिविंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू द पर्सन कि ये पैसा इसी चीज के लिए जाना चाहिए। तो ऐसे टाइप के डोनेशन को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक डोनेशन। एंड स्पेसिफिक डोनेशन का पर्पस, सर जनरल डोनेशन जो है वो आप लोग रिकरिंग इन नेचर बोल सकते हैं, बरोबर? सर 11 रुपए देना मैं हर महीने दे सकता हूं, लोग भी बार बार देते ही है ना, ठीक है। बट एक स्पेशल डोनेशन देना लाख रुपए, सर मैं ये बार बार रिपीट नहीं कर सकता जनरली, ठीक है। तो ये अगर बार बार नहीं होगा तो ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है। जो चीज रिकरिंग है वो हमारे लिए रेवेन्यू आइटम है, बार बार होने वाला आइटम है ना सर, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू, रिकरिंग। जो चीज नॉन रिकरिंग है वो बार बार नहीं होता, उसे कैपिटल बोला जाएगा सर। इसीलिए जनरल डोनेशंस आर नॉट कैपिटलाइज बट स्पेसिफिक डोनेशंस आर कैपिटलाइज, क्योंकि ये कैपिटल में डायरेक्ट जुड़ेगा सर, ये मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू का पार्ट है ही नहीं, बिकॉज ये बार बार हो नहीं रहा। ये क्या हो रहा है सर? कुछ समय में एक बार हो। गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस। तो ये डोनेशन, ये उसका ट्रीटमेंट, ये कॉन्सेप्ट, आर वी क्लियर? तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिगेसीज। लिगेसीज का मतलब है पुश्तैनी, या फिर जिसे आप लोग मराठी में कहते हो वारसा, ठीक है। सर लिगेसी के तौर पे मुझे विरासत में क्या मिले? पुश्तैनी अगर कोई चीज है तो विरासत में वो आगे चल के मेरी होगी। जैसे पिछले जमाने में अगर अपन देखे, पुराने जमाने में, तो राजा का बेटा ही राजा बने, ऐसा हुआ करता था, ठीक है। तो पहले राजा, फिर उसका बेटा प्रिंस, जैसे ही राजा चले गए वो प्रिंस बना राजा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, ऐसे करते करते आप लोगों का लिगेसी के तौर पे, पुश्तैनी, आप लोगों को वो चीज विरासत में मिलती थी। तो दैट इज अ लिगेसी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पुश्तैनी अगर कोई चीज हमें मिल रही है, जैसे किसी व्यक्ति ने वसीयत में लिख के रखा था, मेरे जाने के बाद मेरी ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये ये जैसे कोई अनाथ आश्रम है या कोई ओल्ड एज होम है, ये पूरी बिल्डिंग इनके नाम पे कर दी जाए। बहुत सारे मूवीज में आप लोग देखते हो, गोलमाल 3 में होता है, देखो ऐसे, आप लोगों ने अगर गोलमाल 3 देखी तो वो जो उनका जो आश्रम होता है, वो इसके पूरा जो ओनर होते हैं वो जो चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये पूरे आश्रम का पार्ट ये ओल्ड एज होम को दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये विरासत में मिल गई वो चीज। अभी मुझे बताइए इसके लिए कोई खर्चा हुआ क्या? नहीं, ये तो विरासत में मिल गई सर। जैसे किसी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के दादाजी या अपर वाले जो लोग हैं भाई, उनका, हाँ, बड़े बुजुर्ग घर वाले, कि भाई मेरे बेटे को, मेरे पोते को मुझे ये चीज देनी है, तो मेरे जाने के बाद मेरी ये जो चीजें हैं वो इस प्रकार बांट दो कि बेटे को ये मिल जाए, पोते को ये मिल जाए। व्हाट इज दिस? विरासत में मिलने वाली चीज। तो इट इज वन टाइम, ये बार बार नहीं होगा, ये हमेशा वन टाइम होगा। एंड एवरी वन टाइम चीज इज ऑलवेज कैपिटलाइज। इसीलिए लिगेसीज जब जब आपके सामने आएगी तो इट इज ऑलवेज नॉन रिकरिंग। एंड नॉन रिकरिंग चीजें हमें क्या करनी है सर? कैपिटलाइज्ड करनी। आर वी क्लियर? यस। उसके बाद लाइफ
मेंबरशिप फीस, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस सर, लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या होता है? लाइफ टाइम आप अगर किसी क्लब के या किसी व्हाट वी कैन से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अगर आप मेंबर बनना चाहते, वो भी लाइफ टाइम, तो आपको एक सर्टन अमाउंट उनको पे करनी पड़ेगी। दैट अमाउंट विल बी वन टाइम, एक बार अमाउंट पे कर दो और लाइफ टाइम हमारे मेंबर बन जाओ। जब आप लाइफ टाइम हमारे मेंबर बन जाओगे सर, आपको हमारे यहाँ पे जो जो फैसिलिटीज है वो आप लोग लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। जैसे जिम्स हो गए, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, जैसे उनके बैंक्वेट हॉल्स हो गए, तो ये सारी चीजों के ऊपर उनको एक स्पेशल डिस्काउंट मिले। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। तो कैन आई से ये लाइफ मेंबरशिप फीस इज अगेन अ वन टाइम पेमेंट? ये बार बार होगा क्या? नहीं, ये एक बार होगा। तो ये अगर बार बार नहीं होगा तो ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है। और अगर ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है तो क्या नहीं से ये भी मुझे क्या करना पड़ेगा? कैपिटलाइज्ड करना पड़ेगा। अदर वे अराउंड सिर्फ मेंबरशिप फीस, और इसको एक और अपन पार्ट जोड़ते हैं, एंट्रेंस, एंट्रेंस फीस। सर, मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस ये हमारे लिए बार बार होने वाले आइटम हैं। आपको कहीं पे भी एंट्रेंस फीस लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जू में जाते हो, इमेजिका जाते हो सब, तो जब जब आप लोग वहां पे खेलने जाओगे, जाहिर सी बात है हमें एक एंट्री फीस देनी पड़ेगी। और ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने एंट्री फीस दे दी अभी लाइफ टाइम मैं कभी भी जाऊं मेरे को फ्री होएगा। नहीं सर, जब जब आप खेलने जाओगे तब तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? एंट्रेंस फीस देना पड़ेगा। इसीलिए ये रिकरिंग इन नेचर है सर, बराबर। और अगर ये रिकरिंग इन नेचर है तो ये हमारे लिए रेवेन्यू आइटम है। मेंबरशिप फीस, जैसे कोई जिम का मेंबरशिप होता है, जैसे कोई आप लोग स्विमिंग करते हो तो वहां का मेंबरशिप होता है, तो ये मेंबरशिप के लिए आप लोगों को वो मेंबरशिप रिन्यू करनी पड़ती है बार 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 बार, राइट। तो ये हमारे लिए एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप के लिए बात हुई। अभी सर इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जाते हैं हमारे लिए, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अभी सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइटम्स इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय सब्सक्रिप्शन? सर, ये अभी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको ये रिसीट है कि इनकम है ये समझना। कि इफ वी सब्सक्राइब टू समवन, कि भाई सब्सक्रिप्शन टू द जर्नल्स, कि हमने वो जर्नल्स के लिए सब्सक्रिप्शन लिया, तो वी हैव पेड अमाउंट फॉर दैट जर्नल, एंड व्हेन वी पेड अमाउंट फॉर दैट जर्नल इट इज एक्सपेंडिचर फॉर अस, तो ये हम लोग खर्चे में डालेंगे। बट अगर वी आर द क्लब, जैसे हमारे यहाँ पे एजीसी औरंगाबाद जिमखाना क्लब, वो क्लब है सर, वहां की मेंबरशिप आप जैसे लोग क्या करेंगे? लेंगे। अभी आपने वो मेंबरशिप लिया, वो मेंबरशिप लेने के बाद क्या होगा सर? ये मेंबरशिप लेने के बाद मेरे पास बहुत सारे लोग आएंगे, और वो आने के बाद हमारे मेंबर्स बनेंगे, एंड दे विल सब्सक्राइब बार 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 बार। तो कहना ही से कि सर मुझे बार बार पैसा देना पड़ेगा, और जब मुझे बार बार पैसा देना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन?
सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट द अमाउंट पेड टू द क्लब to keep the membership fees alive. To keep your membership alive, you have to pay certain amount and that amount is called subscription. ये हमारे लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है. ठीक है, तो ये हो जाएगा. अभी जब हम लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे तो यहां पे वर्ड लिखते हैं अमाउंट पेड टू कीप मेंबरशिप अलाइव. मेंबरशिप को अलाइव कर रखने के लिए जो अमाउंट आप लोग पे करते हो उस अमाउंट को बोला जाता है सब्सक्रिप्शन. यस. ये छोड़ के बहुत सारे ऐसे आप लोगों को वर्ड्स आए तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है एनी टाइप ऑफ फंड, एनी टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड एनी टाइप ऑफ, मेरे ख्याल से रिसीट है शायद. ठीक है, तो दो या तीन, ये रिसीट नहीं है शायद, तीसरा कुछ तो भी अलग है, याद नहीं आता. एक एनी टाइप ऑफ फंड, जैसे एंडाउमेंट फंड. ठीक है, नाम में ही दिया हुआ है फंड. ठीक है, एंडाउमेंट फंड कंट्रीब्यूशन एंड सिर्फ एंडाउमेंट फंड, ऐसा बहुत जगहों पे आप लोगों को देखने को. तो मेनली ये दो चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है कभी भी. सर, एनी टाइप ऑफ फंड आप लोगों को लायबिलिटीज में डालना है. एनी टाइप ऑफ फंड इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, तो एंडाउमेंट फंड इज ऑलवेज अ लायबिलिटी. उसके लिए किया गया कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज एक्सपेंडिचर. ठीक है, और एक चीज है उसमें मैं भूल रहा हूं, वो चीज अगर आएगी तो वो आपके एसेट में चली जाएगी. कंट्रीब्यूशन है, एक फंड है और एक चीज है, मेरे ख्याल से रिसीट ही है. डिपेंड्स ये कहां जाएगा. ठीक है, खर्चा है उसके लिए, अगर एक्सपेंडिचर है तो वो एसेट में चला जाएगा. तो ये हमारे लिए ध्यान में रखना है. मेनली कोई भी फंड ऐसा वर्ड आता है ना तो वो हमेशा लायबिलिटी होती है. उसके बाद कोई अगर आप लोगों के सामने कंट्रीब्यूशन आएगा तो वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है, और कभी कभार वो रिसीट, अगर कैपिटल रिसीट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो हमारे लिए एसेट का काम करता है. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है. क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि ये एसेट है, लायबिलिटी है, कि ये एसेट लायबिलिटी है फिर एक्सपेंडिचर. ये आप लोगों को समझ. चलो सर, ये हमने समझ लिया. अभी इनका मॉडल कैसे काम करता है ये हमें समझना है अभी, और आपको क्वेश्चन उसी प्रकार आएंगे. सर, व्हेन receipt and payment is given, receipt and payment is given and income and expenditure is calculated. ये आपका कॉन्सेप्ट है. सर, रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है, मतलब रिसीट एंड पेमेंट में जो फिगर्स है वो आपके सामने है, और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो फिगर आप लोग रिकॉर्ड करते हो ना वो फिगर्स आपको चाहिए. तो ऐसे सिनारियो पे देखो सर, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है रिसीट एंड पेमेंट, एंड रिसीट एंड पेमेंट करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर सब कुछ रिकॉर्ड कर, और उससे मुझे जानना है कि मेरे साल में रिसीट कितना हुआ या फिर मेरे साल में एक्सपेंडिचर कितना. मुझे सिर्फ करंट ईयर का चाहिए, ध्यान से समझिए. नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर सब रिकॉर्ड करने वाले से मुझे सिर्फ क्या चाहिए, करंट ईयर. मतलब यहां देखो कैसा होगा मालूम,
करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, इनसे मुझे जानना है ओनली करंट। मैं क्या बोला समझा? और ये जानने के लिए सर मुझे एक चार्ट देखना है। व्हाट द चार्ट सेज? सर जब कभी भी हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने देर आर सम एक्सपेंडिचर्स इन्वॉल्व, देर आर सम इनकम्स इन्वॉल्व। सर expenditures are of two types. Sir, expenditures are maybe outstanding expenditures. Expenditure may be of prepaid expenses. Sir, it may happen कि incomes are again having a two types. Incomes may received in advance and income may accrued. Right? So, sir, every outstanding is a liability. Every outstanding expenditure shows liability. Every prepaid expenditure is an asset. Every received in advance income is a liability. And every accrued income is an asset. ठीक है? तो ध्यान से एक चीज और समझनी है, जरा समझिएगा। Liabilities always shows credit balance. Asset always shows debit balance. Sir, liabilities always shows credit balance and income always shows debit balance. Okay. और इसी को आप लोग पकड़ते हुए आप लोगों का वैल्यूज निकालो। मैंने क्या बोला? करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर। तो अगर मैं बात करूं, मुझे करंट ईयर के वैल्यूज चाहिए, वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो मैं बता सकूं। अगर ऐसा वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है तो जरा ध्यान से देखिए सर, मैं कोई भी इनकम का अकाउंट बना सबसे पहले, ठीक है? आप इनकम का अकाउंट बोलो या आप कोई खर्चे का अकाउंट बोलो, आप कोई भी अकाउंट बोलो, आप लोगों का यहाँ पे काम चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ध्यान से। एनी टाइप ऑफ इनकम का, तो सर हमारे लिए इनकम्स जो होते हैं वो अक्रूड भी होते हैं एंड अक्रूड इनकम्स आर एसेट्स। एसेट शोज डेबिट बैलेंस। अगर लास्ट ईयर का कोई अक्रूड इनकम मेरे पास है तो वो मेरे साल में कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा। एंड कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो डेबिट से शुरुआत करेगा। एसेट है और एसेट है तो वो डेबिट से शुरू करेगा। तो मैं यहां से शुरुआत करूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं यहां पे आपके लिए लिखूंगा अक्रूड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का अक्रूड मेरे साल में करंट ईयर में आया। जिनको अक्रूड नहीं समझता वो लोग इसके लिए एज अ प्रीपेड बोल के आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट प्रीपेड ये वर्ड हमेशा एक्सपेंडिचर्स के लिए आता। मैं इनकम्स के बारे में बात कर, ठीक है? एसेट है, एसेट शोज डेबिट बैलेंस। सर वैसे ही इनकम्स हमारे लिए यहां से मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा मेरे एसेट का। क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा तो क्रेडिट साइड से बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बिल्कुल सर, ये यहां पे अक्रूड लास्ट ईयर। प्लीज बोलो सर, जैसे ही मैं एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं, किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेरे पास प्रीपेड भी होता है और आउटस्टैंडिंग भी होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर का मेरे साल में जब आएगा तो कैरी फॉरवर्ड होएगा ओपनिंग से, और ओपनिंग प्रीपेड इज एसेट। एसेट शोज डेबिट बैलेंस। अगेन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं बोलूंगा यहाँ पे
प्री पेड लास्ट ईयर, बोलो आया ना, ठीक है। और यहां पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मैं यहां पे बोलूंगा प्रीपेड करंट ईयर, बोलो आया ना, ओके। सर जैसे एक्सपेंडिचर्स प्रीपेड और ओपनिंग क्लोजिंग है, वैसे ही ऊपर इनकम्स अक्रूड है। सर इट मे हैपन देयर आर सम इनकम्स विच आर रिसीव्ड अगले साल का मेरे साल में, इट मे हैपन इनकम्स में रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने आप लोगों को जो ये बताया ना, देखिए ना, लास्ट ईयर का था वो भी मैंने रिकॉर्ड किया, नेक्स्ट ईयर का मेरे साल में आ रहा है, क्योंकि मैं रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर जा रहा हूं, तो रिसीट एंड पेमेंट का नेचर ही वही है कि वो अपने साल का भी रिकॉर्ड करता है, अगले साल का भी करता है, पिछले साल का भी करता है। लेकिन मुझे सिर्फ अपना अपना चाहिए, तो अपना अपना चाहिए तो हमें वैसे करना पड़ेगा ना सर, इसीलिए यहाँ पे देखिए ये अक्रूड हो गया। वैसे ही देर आर सम इनकम्स विच आर रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर, जो मेरे साल में आए, और अगर मेरे साल में आए तो लाइबिलिटी बन के आए, और लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां से उसकी शुरुआत हुई, मैं बोलूंगा लास्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस। सर यहां से वो बनेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस। सर लाइकवाइज ये इनकम की बात हुई, लाइकवाइज देयर शुड बी एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर जैसे प्रीपेड था वैसे ही एक्सपेंडिचर में भी आउटस्टैंडिंग, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज अ लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग टू बैलेंस कैरिड डाउन करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, बरोबर। हाँ सर। सर इट में हैपन, ध्यान से समझिएगा, इट में हैपन कि आपके साथ रिसीट एंड पेमेंट में कोई चीज रिकॉर्ड हो रही, तो व्हेन वी टॉक अबाउट कि भाई सब्सक्रिप्शन का पैसा आ रहा है, तो सब्सक्रिप्शन का पैसा जब 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 आएगा तो अपन एंट्री बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, yes or no? Yes, sir. Cash comes in and for what purpose cash is coming? For subscription, इसीलिए सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, एंड सब्सक्रिप्शन इज रिकॉर्डेड इन रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड, रिसीट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। तो मैं समझने के लिए क्या ऐसा बोल सकता हूं कि रिसीट है मतलब वो डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है, रिसीट अमाउंट पेमेंट अमाउंट, तो रिसीट इज अ डेबिट साइड ना, यस। तो अगर वो डेबिट में हुआ है रिकॉर्ड रिसीट साइड में, तो कैन आई से अपने इनकम के अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन इज अ इनकम, तो हमारे इनकम के अकाउंट में मैं क्या ऐसा बोलूं कि क्रेडिट साइड में वो चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन ऐसा। और यहाँ पे अगर इनकम की जगह सब्सक्रिप्शन वर्ड होता तो मैं क्या यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय कैश लिखता था, यस सर मैं लिखता, बट मैं समझ रहा हूं ऐसे कि ये रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ जा रहे हैं, तो रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड अगर कोई रिकॉर्ड हुई है तो जाहिर सी बात है यहां पे वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो मैं यहां पे आपके लिए लिखता हूं बाय, अलग पेन यूज करेंगे लेकिन, बाय रिसीट एंड पेमेंट, ब्रैकेट में लिखता हूं ऐसे समझिए कैश और बैंक, ऐसा आ रहा है सर। लाइकवाइज आप अगर कोई खर्चा करते हो पब्लिक, आप अगर कोई खर्चा करते हो तो वो खर्चा पेमेंट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा, और पेमेंट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा जैसे वो आप फॉर एग्जांपल यू आर पेइंग सैलरी, तो व्हेन यू आर पेइंग सैलरी यू विल रिकॉर्ड द एंट्री एज अ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बरोबर। ये अगर सैलरी का अकाउंट होता तो क्या यहाँ पे टू कैश और बैंक आता, बिल्कुल। तो वो कैश और बैंक की जगह क्या मैं यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट लिखूं, ये बोलो ना, बिल्कुल सर।
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिए, सर मैंने दोनों साथ साथ में आपको बताया। अभी इसको मैं क्लोज करेगा, आई एम क्लोजिंग दिस वन, I am clearly saying that credit side is more than debit side. So balancing figure will come here. And this balancing figure is of income and expenditure. ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर बोलो भाई। अगेन क्लियरली सेइंग कि इसका टोटल करेंगे and the total of debit side is clearly saying greater than credit side. The balance will come here एंड यहां पे लिखेंगे बाय, ध्यान से देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर। आर वी क्लियर? व्हेन वी आर डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क, तो आप लोगों का गलती का जो गुंजाइश है वो 0%, अगर आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते हैं। बट सर इतना टाइम मेरे पास एग्जाम में नहीं है फाउंडेशन, क्योंकि मुझे एकदम फास्ट में सब कुछ कवर करना, और मुझे एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए 1 मिनट या उससे कम लगना चाहिए। तो ऐसे सिनारियो में सर ये अकाउंट अकाउंट खेलने के बजाय क्या एक स्टेटमेंट के थ्रू मैं जा सकता हूं? सर हमें ये छुपा रास्ता बताइए। तो वो छुपा रास्ता हमारे लिए है, देखिए, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट, बरोबर, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बरोबर कि नहीं? The starting point is receipt and payment, and the ending point is income and expenditure. In this scenario, what we are doing? We are doing a concept add, less, add. This is the concept. Add, less, add. Sir, what things are added and what things should be deducted? एक देखिए सर, add, अभी देखो, current year accrued, जिनको नहीं समझता उनके लिए आउटस्टैंडिंग, ठीक है, लेस लास्ट ईयर अक्रूड, सर लेस करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस, अगर इनकम है तो, और एक्सपेंस है तो प्रीपेड, और ऐड लास्ट ईयर प्रीपेड और रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने जो मेरा अकाउंट बनाया था ना सर, अकाउंट में देखिए रिसीट एंड पेमेंट में क्या क्या जुड़ रहा है, करंट ईयर का अक्रूड, करंट ईयर का अक्रूड मतलब बैलेंस कैरीड डाउन, अक्रूड का बैलेंस कैरीड डाउन, और उसमें लास्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहां देखिए ना, ये देखो रिसीट एंड पेमेंट में क्या क्या जुड़ रहा है, लास्ट ईयर का ओपनिंग और करंट ईयर का क्लोजिंग। देखो लास्ट ईयर का ओपनिंग, करंट ईयर का क्लोजिंग, दोनों जुड़ गए, और उसमें से क्या घट रहा है सर, लास्ट ईयर का ओपनिंग और करंट ईयर का क्लोजिंग। देखो ये अदर वे राउंड है, इसका मतलब क्या होता है, वो माइनस होने वाला, सिंपली, और अगर वो माइनस होने वाला है तो आपके सामने है, देखो क्लियर हो रहा है? यस। तो वही चीज से अगर आप लोग जाओगे तो आपका ये आंसर आराम से आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन? पक्का? तो इस टाइप की चीज आप लोगों को करनी है। एग्जाम में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ये यूटिलाइज करना है।
बट कॉन्सेप्ट अगर चाहिए तो वो पिछला वाला है जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देके जाएगा। आर वी क्लियर एवरीवन? ये हमारे लिए पार्ट है सर, और इसी पार्ट के ऊपर आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं। जितना मैंने पार्ट बताया पूरा, क्या आप लोगों को समझ में आया? 100%? यस सर। इसी के ऊपर अभी कुछ एमसीक्यू करते हैं। रेडी है अपन? चलो तो सर, चलो देखो कुछ छोटे छोटे दो तीन पहले एमसीक्यूज हैं, आप लोग देखिए। क्या आप लोगों को जितना मैंने चीज बताया उससे ये पहले दो तीन एमसीक्यू आ रहे हैं क्या? देखिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल। क्या मैंने आपको ये बताया, लिगेसीज आर जनरली, क्या मैंने आपको ये बताया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल? क्या मैंने आपको बताया कैपिटल आर आल्सो नोन एज accumulated fund, endowment fund receipt, any type of fund is a capital receipt, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, कौन सी चीज नहीं प्रिपेयर की जाती? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर देखिए, ऐसे ही देखते देखते 5 क्वेश्चन तो हो गए। जो मैंने थियरी बताई अगर आपने उसको अच्छे से सुना है तो आपके थियरी के एक भी एमसीक्यू को 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं। 30 सेकेंड इज ऑफ बहुत ज्यादा। हमने 5 किए 30 सेकेंड, समझ रहे हो आप? यस। तो कॉन्सेप्ट को ठीक से समझो। चलो एक बार प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर जाते हैं। चलिए 90 नंबर इज अ प्रैक्टिकल थिंग मेरे ख्याल से, तो जरा बता सकते हो क्या? सर 10,000 इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अपन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? ऐड। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? लेस। तो 2500 जोड़ो, 1500 घटाओ, 11,000 आंसर पाओ। सिंपल। एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। एवरीवन, आर वी क्लियर? क्या चल रहा है, सबको समझ रहा है? यस। सब लोग अपने अपने कैलसी पे, कैलकुलेटर में आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए 93 एवरीवन। एवरीवन शुड कैलकुलेट। 1200 मल्टीप्लाइड बाय, अरे 1200 Receipt and payment account shows the following: arrear, current, advance. There are 1200 members each paying an annual subscription of 10. सर 1200 लोग 10 रुपए पे कर रहे हैं, मतलब 12,000 वैल्यू हो गई। ठीक है। द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पब्लिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अक्रूवल बेसिस पे चीजें रिकॉर्ड होती। एंड अक्रूवल बेसिस क्या कहता है हमारे लिए? जितने मेंबर उसके हिसाब से उतना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो सर ये जो इंफॉर्मेशन है ना, दिस इज इररिलेवेंट फॉर मी। तो 1200 मेंबर थे, 10 रुपए के हिसाब से मेरे पास आने चाहिए थे 12,000। बात खत्म हो गई, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन हर ईयर पे है, ये जाएगा बैलेंस शीट में। ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इतना रिसीव हुआ है, बट एक्चुअल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आना चाहिए था? 12,000। क्योंकि आपके साल की इनकम 1200 लोग इंटू 10 रुपए थी, तो आपने वो बताना चाहिए। इतना तो रिसीव हुआ है भाई। ठीक है, चलो तो आंसर इज डायरेक्टली 12,000। ठीक है। हाँ सर, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल फंड विल बी क्रेडिटेड। याद करिए, हमने स्पेशल फंड को एक क्वेश्चन किया था। एक एसेट हुआ करता था जिसकी वैल्यू 14 लाख रुपए थी, और एक एसेट हमने परचेज किया जिसकी वैल्यू 28 लाख थी। उसके लिए स्पेशल फंड का एक क्वेश्चन हमने किया था। मॉड्यूल में भी वो क्वेश्चन है, तो मॉड्यूल का मेरे ख्याल से 13 नंबर का क्वेश्चन है। हम लोगों ने वो क्वेश्चन किया था। वो क्वेश्चन में आपको 3 चीजों के फिगर्स दिए थे। एक स्पेशल फंड हुआ करता था,
जिसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 8 लाख थी। उसके बाद एक कैश था और एक वो बिल्डिंग था, शायद बिल्डिंग फंड का कुछ, बिल्डिंग की वैल्यू थी। तो उसके लिए फंड में पैसा पहले आया था, तो हम लोगों ने उसका एंट्री किया था कैश अकाउंट डेबिट टू स्पेशल फंड। तो स्पेशल फंड पहले बढ़ाया, फिर हमने एसेट परचेज किया, एंट्री की एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। और एसेट परचेज करने के लिए ही वो फंड बनाया था, राइट। तो जब एसेट परचेज करना हो गया तो वो स्पेशल फंड से पैसा निकाल के उसे कैपिटल फंड में लगाया था। याद आ रहा है कुछ क्वेश्चन? तो उस टाइप का जो क्वेश्चन है ना सर, मॉड्यूल में अगर आप लोग देखोगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पहला ही क्वेश्चन फंड से रिलेटेड, तो यहाँ पे उसी के ऊपर क्वेश्चन है, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल फंड विल बी क्रेडिटेड टू स्पेशल फंड इन द बैलेंस शीट। स्पेशल फंड के लिए अगर पैसा आ रहा है तो मैं एंट्री क्या पास किया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेशल फंड। तो आपने किसको क्रेडिट किया, स्पेशल फंड को, वही बोल रहे हैं क्रेडिटेड टू स्पेशल फंड ना। यस, बस उसी के लिए मैंने आप लोगों को रुकाया। अभी आइए 95 नंबर पे, देखते हैं कितने लोगों को आता है। चलिए कैलसी पे जो मैंने अभी आपको एडलेस लेस बताया उसी के ऊपर सारा खेल है, चलो बनाओ। 15 का आलू 500 और ये 2 से मैनेज करवाएंगे सबसे छोटा 1500 फ्लाई करवाएंगे 500 और 10,000 रुपये पैसा आगे कोई नहीं सर कैन आई से 10,000 में प्लस हो जाएगा 1,000 ये और माइनस हो जाएगा 1,500। आंसर देख के क्वेश्चन की तरफ मत जाइए, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अपन जोड़ते हैं, क्लोजिंग अक्रूड और ओपनिंग वाला घटाते हैं। तो सर अगर क्लोजिंग हम लोग देखें तो 1,000 है और ओपनिंग हम लोग देखें तो 1,500 है। तो 1,000 जोड़ा, 1,500 घटाया, 10,000 में 9,500 आंसर आ गया, लेस देन 30 सेकेंड्स। ठीक है, यस, क्लियर हुआ। चलिए आइए, 16,000 if income is 16,000 and deficit debited to capital fund 4,300 then expenditure is, ध्यान से देखिए, ये देखो लॉजिकली अगर हम लोग गए तो सर 16,000 इनकम है, इनकम क्रेडिट साइड जाती है, यस। डेफिसिट है, सरप्लस इधर आता है, डेफिसिट भी इधर आता है। तो सर अगर मैं आपको ये दोनों जोड़ू तो 20,300। सर जब यहाँ पे 20,300 है ना और इनकम 1,600 है, 16,000 है, तभी जाके ये डेफिसिट आएगा 4,300। बेसिक लॉजिक। तो उन्होंने क्या पूछा, एक्सपेंडिचर कितना है, दोनों को जोड़ो, दिस इज योर एक्सपेंडिचर। कितना बेसिक क्वेश्चन, लेकिन जब तक वो लॉजिक से नहीं समझेगा तब तक आप लोग कंफ्यूज होते ही जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 आंसर है, तीनों लगते हैं कि अरे ये भी है ये भी है, ये दोनों की टोटल ये भी है। तो आप लोगों को समझना है कि भाई कौन सा लॉजिकली राइट। अगर यहाँ पे उन्होंने पूछा होता ऐसा 16,000 इनकम है और एक्सपेंडिचर 20,300 है, डेफिसिट कितना, तो मेरा आंसर बी होता। समझ रहे हैं? यस, श्योर। उसके बाद आ जाइए, इधर है शायद क्वेश्चन 99। यस एवरीवन, 99 इज द क्वेश्चन, एवरीवन शुड ट्राई। $50,000 सब्सक्रिप्शन है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। तो 50 प्लस 8 इज 58 माइनस 6,000 तो कितना हो रहा है 52,000। प्लीज चेक एवरीवन, 52,000 सबका आंसर आ रहा है? यस, एकदम बढ़िया।
ये तो देखिए 100 नंबर ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको कोई नॉट फॉर प्रॉफिट सीखने की जरूरत नहीं। एवरेज स्टॉक 12,000, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। इफ ओपनिंग स्टॉक इज एक्स, देन क्लोजिंग स्टॉक इज एक्स प्लस 5,000 एंड एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज की जगह लिखे 12,000। 12,000 इज इक्वल टू, ओपनिंग को माना था एक्स, क्लोजिंग को माना था एक्स प्लस 5,000 डिवाइड बाय 2। 12 × 2 24,000। 24,000, 5,000 प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा। 19,000 इज इक्वल टू 2x। x इज इक्वल टू 19,000 डिवाइडेड बाय 2। 9,500 इज x। आपको क्या पूछा है? क्लोजिंग स्टॉक विल बी, क्लोजिंग स्टॉक इज x प्लस 5,000, तो 9,500 प्लस 5,000। कितना बेसिक लॉजिक है। क्या किया मैंने, फिर से एक बार बोलता हूं, मैंने ओपनिंग स्टॉक को x अज्यूम किया, तो उन्होंने क्या बोला, जितना मेरा ओपनिंग स्टॉक है उससे 5,000 ज्यादा मेरा क्लोजिंग, तो x और x प्लस 5,000। और मेरा एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। x प्लस 5,000 डिवाइड बाय 2, तो x प्लस x होता है 2x। 2x प्लस 5,000 डिवाइड बाय 2। एवरेज था 12,000। 12,000 2 इधर चला गया 24,000। 24,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 5,000, प्लस 5,000 इधर चला गया माइनस हो गया। 19,000 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 9,500। x को क्या अज्यूम किया था? ओपनिंग स्टॉक। मुझे चाहिए क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या था? x प्लस 5,000, तो 9,500 प्लस 5,000 डिवाइड, 9,500 प्लस 5,000 14,500। बताओ, लॉजिक से क्लियर हुआ? ये 100 नंबर वाला करने के लिए आपको कोई नॉट फॉर प्रॉफिट की जरूरत नहीं। ये जनरल टर्म का क्वेश्चन है, जनरल। चलो अगर 100 हो गया है तो 101 भाई, एवरीवन। व्हाट दे आर सेइंग अगेन, स्पेशल फंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप लोगों के आउट ऑफ 5 लाख कलेक्शन फॉर द बिल्डिंग, 5 लाख बिल्डिंग के लिए कनेक्शन था, तो बिल्डिंग फंड में पूरे 5 लाख जाने चाहिए थे। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड 5 लाख। उन्होंने क्या बोला? 3 लाख इज इन्वेस्टेड, उन्होंने 3 लाख कहीं इन्वेस्ट किए, एंड द बैलेंस स्पेंड फॉर बिल्डिंग। ठीक है, तो सर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2,000, आपने 3 लाख इन्वेस्ट किए बिल्डिंग फंड में से, और बिल्डिंग फंड में से 3 लाख इन्वेस्ट करके अगर उसके ऊपर इनकम आई तो वो इनकम बिल्डिंग फंड की है। और अगर वो फंड की है तो फंड में पहले ही 5 लाख थे। अभी वो क्या पूछ रहे हैं? द बैलेंस टू बी शोन इन द बिल्डिंग फंड, पहले ही 5 लाख था, ये इनकम आई तो वैल्यू बनी 5 लाख। भले ही आप लोगों ने उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन वो फंड का ही तो पैसा है, और इनकम भी तो फंड की ही होगी, तो जाहिर सी बात है दोनों जोड़ेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 5,20,000। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है लोगों को कि 5 लाख में से 3 इन्वेस्ट कर दिया ना सर, फंड में 2 लाख है, और 2 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20,000 इनकम आई, तो 220 आंसर होना चाहिए। लेकिन फंड में तो 5 लाख ही, इन्वेस्ट भले ही किया, देखो लाइबिलिटी साइड 5 ही दिख रहा है, लेकिन जब एसेट साइड जाएंगे ना तो इन्वेस्टमेंट बोल के 3 दिखेगा और आपके बिल्डिंग में 2 दिखेगा। फंड में थोड़ी ना बदलाव आया, फंड तो 5 का 5 ही। अरे बोलो भाई, आर वी क्लियर? यस। चलिए, तो ये हुआ 101। आइए उसके बाद 103। एवरीवन फास्ट, एवरीवन शुड ट्राई 103। देखते हैं कितने लोगों को आता है।
Everyone should try. The Sports Club of Orissa had received in 2022-23 2000 towards subscription. ठीक है, साल देखिए 22-23, ठीक है, 21-22 कहना इसे, ये लास्ट ईयर है. अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग आपकी भाषा में, अक्रूड हमारी भाषा में. ऑन 1/4/22 200 कहना इसे, दिस इज ओपनिंग आपकी भाषा में, लास्ट ईयर. बरोबर, तो ये लास्ट ईयर का बैलेंस है सर 200. मैं यहाँ पे एक छोटा नन्ना मुन्ना अकाउंट बना ले, तो सर अक्रूड है, यहाँ पे 200 लिखूंगा. ये रिसीव्ड है, यहाँ पे 2000 लिखूंगा. ठीक है, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस वेर 50 एंड द सेम ऑन 31st March 23 40. क्या ना इसे, यहाँ 50 यहाँ पे 40. बिल्कुल. सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 22-23 अनपेड वेर 90, यहाँ पे 90. 2000 प्लस 50 प्लस 90 और 240 माइनस करो, यहाँ पे कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? आ रहा है 1900. देखो, 2000 प्लस 90 प्लस 50 2140. 2140 में से 240 गया, 2140 माइनस 240 1900. बोलो, ये अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है, जो अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्वेश्चन है ना, 15 नंबर 16 नंबर, उसमें से एक क्वेश्चन है ये, जिसका आंसर स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ है आपके मॉड्यूल, एज इट इज सेम क्वेश्चन. ठीक है, चलिए आगे बढ़िए. एक आधा प्रैक्टिकल और देखते हैं, है क्या प्रैक्टिकल? यस, 118 एवरीवन, लेट्स बिगिन. 118 119 फटाफट फटाफट चलो. तुरंत उसके बाजू में लिखना शुरू हो जाना. एवरीवन शुड ट्राई. ये भी मॉड्यूल में है क्या क्वेश्चन? ऑन 31st December अ क्लब एड सब्सक्रिप्शन इन अरियर 16,000. ठीक है, हमें 2012 चाहिए, ये 11 है. 16,000 इधर, इन एडवांस 4,000 इधर. ड्यूरिंग द ईयर, मेरे साल में क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 2,08,000 विच इंक्लूड 10,400. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन? देखो, यही आ रहा है. 2,08,000 प्लस 4,000, उसमें से ये दो हटाओ, 185. ये आ रहा है. चलो, आपके मॉड्यूल में है ना, इसके अंदर एक एडिशन लाइन है. 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया था 1,600 रुपए के हिसाब से, तो 6,400 आता था, वो यहाँ आता था. और इधर की फिगर पूछी थी.
ये आपके मॉडल का क्वेश्चन है एडिशन को, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया है वो, तो हमने सिर्फ ये जोड़ा 2,12,000, उसमें से 26,400 हटा दिया, तो 185,600 आया। अगर वही चीज होती थी तो ये बढ़ जाता था मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ तो भी है मॉड्यूल में। चलो वो जरूरी नहीं है मॉड्यूल का। चलो यहाँ देखो 119 एवरीवन, हो गया। 119 इज वेरी सिंपल मेरे ख्याल से। सब्सक्रिप्शन फीस पेड है 4,000, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ेंगे, प्रीपेड को घटाएंगे, तो 4,000 में से एक गया, तीन, तीन में 500 जोड़ा, 3,500, बहुत ज्यादा सिंपल, बरोबर। चलिए 120 एवरीवन, 120। आगे से बहुत सिंपल है ये भी। क्या बोला गया है? रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1080, बरोबर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये 50 रुपए, ये 300 रुपए। सर 300 कौन सा, 50 कौन सा? 300 ओपनिंग है क्या? यहाँ 300, यहाँ 50, यहाँ 1080, बरोबर। तो 1380 में से 50 गया, 1330, ये आंसर है क्या? बहुत बढ़िया। जम रहा है क्या एवरीवन? पक्का? बढ़िया, आगे फिर। अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको क्या पूछ रहे हैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये पूरा बड़ा फाइनल अकाउंट जैसा, या जो बड़ा नॉट फॉर प्रॉफिट सॉल्व होता है वैसे टाइप का क्वेश्चन है, और उसमें ये बीट्स दिए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से 126 तक का पार्ट आप लोग एक बार घर पे देखिए, ट्राई कीजिए। ये नोट्स तो शेयर हो चुकी है आपको, बरोबर। 127 जो एग्जाम ओरिएंटेड टाइप पार्ट है वो देखते हैं, चलिए। 127 देखो, ये भी कैलसी पे होने जैसा, 30 सेकेंड्स। देर आर 250 मेंबर्स, एनुअल सब्सक्रिप्शन 500, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 97,500, रिसीवेबल 47,500। What amount of subscription received in advance? 250 इंटू 500 कितना हो रहा है? देखो पब्लिक, क्या मैं ऐसा बोलूं अभी, इधर का वैल्यू दिया हुआ है जिसमें से वो क्या बोल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 97,500 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इज 47,500। व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस? देखिए इसमें वो 47,500 जोड़ो, बोला कितना हो रहा है? सर 97,500 मिला, और 47,500 और मिलना बाकी है, बरोबर। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो 1,45,000 इज द वैल्यू, जिसमें से 1,25,000 आप लोगों के साल में आया, तो कितना ज्यादा वो बोल रहे हैं कि आएगा? 20,000 विल रिसीव्ड इन एडवांस। सिंपल, क्लियर हुआ क्या मैं क्या बोल? हाँ सर। यस, जितना मिला उसमें जितना मिलने वाला था वो दोनों जोड़ दिया, उसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो वैल्यू हुई वो हटा दी। करंट ईयर की फिगर होगी ना वो, 1,25,000 करंट ईयर की फिगर है। यस, उसके बाद कहां से कहां तक ये 134 टू 138 है ना? 138 के बाद वाला देखते हैं, 139 के ऊपर आइए,
जो बड़ा क्वेश्चन है वो आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है ना। 139। Income and expenditure shows subscription public. The starting point is इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, इधर की वैल्यू दी है वो। सब्सक्रिप्शन अक्रूड एट द बिगिनिंग 25,000 और 37,500। तो 2,50,000 प्लस 25 275 माइनस 37,500 237,500। समझा क्या? तो ये ऐसे तुरंत छोटा सा अकाउंट बना लेना और उस हिसाब से करना, तभी वो राइट आएगा, नहीं तो गड़बड़ होगी। हाँ, ध्यान से। उसके बाद 140। एवरीवन शुड ट्राई 140। There are 100 members, each paying annual subscription of 500. 100 into 500, 50,000। The receipt and payment account, ये ऊपर दिया था, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो, हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कितना है वो बताना है। कभी भी ध्यान में रखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप लोग अक्रूवल के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे तो वो 50,000 फिगर आएगा। कैसे आया 50,000? 500 लोग नहीं, 100 लोग और 500 रुपए उसका फीस। क्लियर? दिस इंफॉर्मेशन इज इररिलेवेंट। चलो आगे बढ़ो। कितना आ रहा है? हाँ, एक बार ठीक से रेडी करो, कुछ गलत हो रहा है, क्वेश्चन गलत है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज एडवांस सब्सक्रिप्शन 6,000 रिसीव्ड इन एडवांस and current year's subscription is 44,500. If outstanding is 4,500, then how much amount of subscription credited to income and expenditure? हाँ पब्लिक, ध्यान से देखिए, 49 इज द राइट आंसर। वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना फिगर क्रेडिट करेंगे वो पूछ रहे हैं, ध्यान से। तो सर 44,500 इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड वो आउटस्टैंडिंग है 4,500, 49,500। बिकॉज ये 6,000 जो है वो लाइबिलिटी है, ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगी, तो यहाँ पे उसका कोई पार्ट नहीं आएगा। वो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना चीज आएगा वो पूछ रहे हैं, इसीलिए ध्यान से समझिए। अपने साल का सब्सक्रिप्शन है ना, क्योंकि देखो उन्होंने यहाँ पे क्लियरली वर्ड यूज किया है, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन इज 44,500। इफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज 4,500, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 44,500 आया और आउटस्टैंडिंग अगर 4,500 है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखाएंगे? 49,000। और ये जो 6,000 है रिसीव्ड इन एडवांस है, शोज डायरेक्टली बोला है ना एडवांस सब्सक्रिप्शन। अगर यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर दी होती तो उसमें से मैं ये 6,000 हटा देता। ये डायरेक्टली मुझे रिसीट एंड पेमेंट की फिगर दी है। सर अगर यहाँ पे मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला फिगर आता तो मैं वो हटा देता था। क्लियर है? तो 49,000 इज राइट आंसर। चलो आगे।
142 एवरीवन। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 6,000, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन शोज 52,000, अमाउंट शोज इन द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन चाहिए सर, तो बताइए ये 50,000 कहाँ लिखूं, यहां, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 6,000 यहां, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन शोज 52,000। तो सर इस इधर की वैल्यू चाहिए सर, यहाँ 52 दिख रहा है ना, तो 52 प्लस 6 58, 58 में से 50 गया तो बैलेंसिंग फिगर विल बी 8,000। अरे बोलो ना, यस। चलो 143 144, चलो फटाफट दो ही है। सैलरीज हैव बीन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 3 लाख। सर सैलरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब इधर 3 लाख। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 42,000 एंड एंड ऑफ द ईयर 75। 3 लाख में 75 जोड़ो, 42 घटाओ, आ गया। इधर आएगा ना 42 और इधर आएगा 75। 3 75 में से 42 गए, कितना हुआ बचा? 52 बिगिनिंग है ना। सैलरीज हैव बीन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर 3, आउटस्टैंडिंग 42,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग होता है ना। अरे सॉरी, अरे भाई उल्टा हो गया ना, बरोबर है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है ना सर, रिवर्स जाएगा ना। ये देखो, हम लोगों ने जो चार्ट देखा था, ये देखिए यहां से यहां जा रहे हो अब, बरोबर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको कितना दिया है? 3 लाख। देखो देखो, जनरली आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, 2 पार्ट। तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना है? वो 42,000, 42 है ना। और लास्ट ईयर का कितना है? 75। यहां से यहां जा रहे हो ना, तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, 3 लाख से 72 और 42 और 75 क्या करेंगे बोलो? क्या मैं 42,000 जोड़ना है। जोड़ना है, देखो, और ये क्या करना है? घटाना है। 75 है। और आपको इधर की फिगर लानी है। क्या करूं सर? 3 लाख, ये बोलो ना, 342 में से माइनस हुआ 2 लाख, कुछ तो भी आएगा क्या? 2,67,000। देखो नीचे से ऊपर जा रहे हैं बस। तो आपको देखिए स्टार्टिंग पॉइंट समझना है। मैंने पढ़ते समय अभी गलती कर दी थी, मैंने रिसीट एंड पेमेंट जैसा ट्रीट कर दिया, तो मेरा आंसर उल्टा आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो नीचे से ऊपर जाइए, ठीक है, और रिसीट एंड पेमेंट है तो ऊपर से नीचे आइए, ठीक है ना। तो ये समझिए जरा। और लास्ट पार्ट एवरीवन, चलो, सब्सक्रिप्शन ऑफ अ सोशल क्लब अपियरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखो इज 87,000। मतलब कहना इसे इधर वाली फिगर है, ठीक है। असर्टेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, देखो हर ईयर 23 और 24, क्या यहाँ पे 10,000 आएगा, यहाँ पे 12,000 आएगा, यहाँ पे 11,000 आएगा, यहाँ पे 8,000 आएगा। चेक करो भाई, 87 प्लस 10 97 प्लस 8 1,05,000, 1,05,000 में से 23,000 गए, आ रहा है क्या? 1,05,000 में से 23 माइनस करो, यस। आ रहा है पक्का? यस।
सिंपल क्वेश्चन। बोलो भाई, आर वी क्लियर यहां तक पूरा पार्ट? प्लीज 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 बोलो, आर वी क्लियर? तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड यहां पे हमारा एक इंपॉर्टेंट सेशन समाप्त होता है। प्लीज मेक श्योर कि ईच एंड एवरी सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने एग्जाम के पहले ये पूरा सेशन अगर सिर्फ सुना भी तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहां रुकते हैं हम लोग, कल फिर से मिलेंगे नए सेशन के साथ। चलो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।